नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। अख्तर नज़मी का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, सो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाएं न दी। वक्त अक्सर आपने इस कार्यक्रम के जरिए सुनाई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर सही वक्त पर इलाज करा लिया जाए, सही वक्त पर सही दवाएं मिल जाएं, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है या उससे हम निजात पा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हमने देखा है ऐसे हैं जो वक्त पर पहुंच नहीं पाते, वक्त पर दवाई नहीं लेते। कई दफा संसाधनों की कमी होती है, पैसे की इतनी कमी होती है कि पूछिए मत। वो सोचते हैं कि बीमारी शायद अपने आप ठीक हो जाएगी या हमारे पास पैसे ही नहीं तो क्या करें। लोगों के स्वास्थ्य के लिए और उनकी जिंदगी जीने के लिए और जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है कि उन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हो, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारियों का महंगा खर्च होने की वजह से इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। वहीं पर यह बात भी साफ है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, खास तौर पर हमारी जीवन शैली से संबंधित, जिनकी पहचान अगर सही समय पर हो जाए तो उनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें कि क्यों ज़रूरी है सभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना और क्यों ज़रूरी है कि सब लोग हमारे हेल्थ केयर सिस्टम तक पहुंच पाएं। महंगा इलाज लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। लोग अपने, जिसे कहना चाहिए, अपने जीवन की जमा पूंजी को इकट्ठा करके उसे इलाज में खर्च कर देते हैं। दवा का एक झोंका इस तमाम पूंजी को ख़त्म कर देता है। करोड़ों लोग हर साल इसकी वजह से गरीबी की चपेट में आ जाते हैं और फिर भी उन्हें ये लगता है कि काश अगर हमने इलाज न कराया होता तो हमें ये बुरे दिन न देखने पड़ते। इस हालात को बदलने के लिए बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है और इसीलिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई है। क्या है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कौन से इसके मुख्य पहलू हैं और किस तरह का बदलाव होगा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की तस्वीर में जब इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इस योजना को लागू करने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। हमारी तैयारी कैसी है और किस तरह से सभी लोगों के लिए लाभान्वित योजना साबित होगी, ये विशेषज्ञों से समझेंगे। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक अहम कदम है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इस योजना के दो मुख्य संघटक हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जांच व इलाज की मुफ्त सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अब गरीब व्यक्ति को भी बीमार पड़ने पर इलाज के खर्च की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस योजना के तहत इलाज का खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना में शामिल परिवार के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत बीमार व्यक्ति सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि कुछ निजी अस्पतालों में भी इलाज करवा सकेंगे। योजना के तहत रोगी की सहायता के लिए अस्पतालों में आयुष्मान मित्र मौजूद होंगे, जिससे रोगी को कोई परेशानी न हो। इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए योजना के पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल से बीमा धारक कैशलेस इलाज करवा सकता है। इस कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए IT नेटवर्क विकसित किया गया है। रोजगार की दृष्टि से भी इसे एक अहम कदम माना जा सकता है। सभी तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाने के लिए देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसमें देश भर के स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। इन सेंटर्स में इलाज होगा और मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। साथ ही जांच की सेवाएं निशुल्क मुहैया करवाई जा रही हैं। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशिक्षण भी यहां पर दिया जाएगा। माता और शिशुओं की देखभाल, टीकाकरण की सुविधा, जीवन शैली से संबंधित बीमारियों के लिए जांच और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल जैसे अहम सुविधाएं यहां मुहैया करवाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत के लिए पूछताछ केंद्र और हेल्पलाइन भी बनाई गई हैं, जहां से इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। महंगे इलाज की वजह से अक्सर बहुत से लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या गरीब को बीमार पड़ने का अधिकार नहीं है? देश में जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, क्या उन्हें स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं मिलना चाहिए? ये बड़े सवाल थे जिनको अब एड्रेस किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बिना पूरी आबादी के स्वस्थ हुए हम किसी स्वस्थ समाज या देश की कल्पना भला कर कैसे सकते हैं? ये काम जिसमें बहुत से पैसे लगेंगे, क्योंकि पैसे कहीं से तो आएंगे, और इसके अलावा लोग इन सेवाओं का और इन सुविधाओं का लाभ कैसे उठाएंगे? बहुत से सवाल लगातार लोगों के मन में उठ रहे हैं और उन्हीं का जवाब देने के लिए विशेषज्ञ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हमारे विशेषज्ञ जो हैं उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदु भूषण, CEO आयुष्मान भारत। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान, चेयरमैन मेदांता द मेडिसिटी। और आज का जो डिस्कशन है उसमें हमारे साथ शामिल होंगे डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, मेंबर नीति आयोग। हमारे सभी विशिष्ट मेहमानों का स्वागत करते हैं। साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि क्योंकि इस योजना को, ये जो कदम है, इसे माना जा रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति, इसलिए आवश्यकता है कि सभी लोग इससे जुड़ें, अपना योगदान दें और इसकी शुरुआत होती है जानकारी प्राप्त करने से। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आपके मन में कोई प्रश्न या फिर कोई ऐसी बात है जो आप हमारे विशेषज्ञों से जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखिएगा, संक्षिप्त सवाल पूछिए और फ़ोन मोबाइल से न कीजिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है totalhealthddnews@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें और ये समझने की कोशिश करें कि दरअसल ये योजना है क्या, इसका लाभ किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा और इसके लिए करना क्या होगा। डॉक्टर इंदु भूषण, सबसे पहले यही, इस पूरी योजना के बारे में, ये क्या योजना है, जरा हमें समझा दीजिए एक बार, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उसके बाद। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि वक्त पे दवाई ना मिली, हमारे पास आंकड़े हैं जो कि दिखाते हैं कि अगर आप जो हमारी जनता है उसमें बॉटम 20% लोगों को लें तो उसमें 100 में से 2 लोग ही अस्पताल आते हैं भर्ती होने के लिए, और जो टॉप पे 20% उनको लें तो वहाँ पे करीब 6 आते हैं। तो 2 और 6 1/3 का अंतर है। इसका कारण ये नहीं है कि जो हम लोग गरीब लोग हैं उनको दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, वो क्योंकि दवाइयों के खर्चे के डर से या वहाँ पे सुविधाएं मौजूद नहीं हैं उसकी वजह से आते ही नहीं हैं। अगर आते भी हैं तो या तो उनको अपनी जितनी जमा पूंजी है उसको खर्चा करना पड़ता है, या उनको उधार लेना पड़ता है, या जो अपने उनके एसेट्स हैं जैसे कि मवेशी हैं या लैंड है बेचना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि करीब 6 करोड़ लोग हर साल ये गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं सिर्फ दवाई के खर्चे की वजह से। तो ये जो योजना है ये उन लोगों के ऊपर केंद्रित है जिससे कि उनको अच्छी सुविधा मिले, उनको जो खर्चा है उससे निजात मिले और जो क्वालिटी सर्विसेज हैं उनका इम्प्रूवमेंट हो। इस समय अगर आप देखें तो हमको करीब 70% जो सुविधाएं हैं वो प्राइवेट सेक्टर से आती हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग है वो प्राइवेट सेक्टर पे जाता ही नहीं। तो इसमें जो हमारी योजना है ये जो आपने जैसे शुरू में बताया था कि 10 करोड़ परिवारों के ऊपर केंद्रित है जी। और उनको पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में दोनों में से सुविधाएं मिलेंगी, और ये गंभीर बीमारियों के लिए सुविधाएं मिलेंगी जिसमें कि अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। और जब वो लोग आएंगे उसके बाद ये कैशलेस स्कीम है, इसमें उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा, और जब ये डिस्चार्ज होंगे उसके 15 दिन बाद तक की दवाई का खर्चा इसमें शामिल होगा। जी डॉक्टर त्रेहान, एक तो पहलू हुआ कि महंगे इलाज का खर्च जो है वो लोगों को परेशान करता है, और दूसरी तरफ हैं वो लोग शायद अगर उनकी सेहत पे पहले से ध्यान दिया जाए तो उस स्थिति तक पहुंचने से बचाया जा सकता है कि इलाज की ज़रूरत पड़ेगी या उसको डिले किया जा सकता है। अगर स्वास्थ्य समस्याओं की बात की जाए, ख़ास तौर पर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ की, तो फिलहाल हमारी स्थिति क्या है और क्या ख़तरे की बात आप देखते हैं? देखो, इसके कई पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जब जहाँ जहाँ सैनिटेशन और स्वच्छता नहीं है वहाँ बीमारी बढ़ेगी, ना ही कि जो जीवन शैली वाली हैं, जो इन्फेक्शस डिजीज भी हैं, वो आधा बर्डन हमारी कंट्री में उसका है। और ख़ास करके जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं जो पिछड़े हुए हैं,
उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है कि उनके आसपास अगर जो गंदगी होगी तो उनके बच्चे, उनकी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी होगी जी। तो इस अगर जो आप देखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण जो स्कीम चलाई है, प्रधानमंत्री योजना जो है जिसको आयुष्मान कहते हैं हम जी, इसका एक बहुत बड़ा पहलू जो डील किया गया जो कभी पहले सोचा नहीं गया था वो है वेलनेस सेंटर जी। आप 30% 40% तो बीमारी वहीं खत्म कर दोगे अगर जो आपका वेलनेस सेंटर आसपास में सैनिटेशन, सिविल सर्विसेज सब हो और जब से पहला साइन मिले। अब फर्क क्या है, जैसे इंदु भूषण जी ने कहा कि अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनमें 6% चले जाते हैं हॉस्पिटल में, बाकी को जो तबके के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास साधन नहीं है। तो क्या है कि वो जो गरीब तबके के लोग हैं यही भी उनके पास साधन नहीं है, पर उनके पास एक और प्रॉब्लम है कि बीमारी जब तक बहुत बढ़ नहीं जाती तब तक नहीं जा सकते वो। ये हमें ये वेलनेस सेंटर के माध्यम से अगर जो हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे हमारा 30-40% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व होगा जी। दूसरा है कि उसकी जो कनेक्टिविटी है, अगर जो हमारे पास वेलनेस सेंटर से शुरू हुआ एक क्योंकि 70% पॉपुलेशन हमारी विलेज में वो अगर जो जाएंगे वेलनेस सेंटर से वहां से उनको गाइडेंस मिलेगा कि आप वहां जाइए। आज क्या है जब वो पूरे बीमार हो जाते हैं फिर वो भागते हैं बेचारे पैनिक में, सारी फैमिली को इकट्ठा करके जो भी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो जहां भी उनको राहत मिले वो पहुंच जाते हैं। और क्योंकि हर एक को अपने अपने बच्चे के लिए अपनी फैमिली के लिए अच्छे से अच्छा इलाज चाहिए और पर उनके ऊपर बर्डन बहुत बढ़ जाता है। ये हिंदुस्तान का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया का प्रॉब्लम है। तो हम ये बहुत जो ये आज स्कीम चली है ये 70 साल पहले चलनी चाहिए थी और इसके जो क्रिटिसाइज करते हैं मैं तो उनको पूछता हूं कि भाई कभी तो शुरू हुई। जो आज जो पुरानी गलतियां हुई सबसे हुई, किससे हुई कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से हम अगर जो इसको हम स्टैक करेंगे वेलनेस से सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर और प्रिवेंटिव आफ्टर दैट आफ्टर केयर करेंगे तो हमारे देश को आने वाले 5-7 सालों में ये गर्व से मेरी तो ये डिजायर है कि 75 साल में हम खड़े होकर सिर उठा के बोलें कि हर एक नागरिक हिंदुस्तान का उसको अच्छी हेल्थ केयर मिल रही है जी। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। डॉक्टर पॉल को भी चर्चा में हम शामिल करना चाहेंगे। डॉक्टर पॉल, ये जो तमाम बातें हो रही हैं, एक बात जो वक्त पर इलाज न मिलने की या स्वास्थ्य सेवाएं न लेने की है, तो बहुत से लोग जो वक्त पर नहीं पहुंचते या इलाज महंगा होने की वजह से बीच में छोड़ देते हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात होगी आयुष्मान भारत? बहुत बड़ा एक हम टर्म यूज़ करते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, कि अपनी जेब से हमें कितना पैसा देना पड़ता है स्वास्थ्य को उपलब्ध करने के लिए। उसमें से जो 1/3 होता है, तीसरा हिस्सा, वो अस्पताल में दाखिल होने की वजह से हमें देना पड़ता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंस होता है कि इतना खर्चा एकदम से आ जाए कि वो सहन नहीं कर पाता है परिवार। और गरीब परिवार की तो एक बात है कि मध्यम वर्ग के परिवार भी सहन नहीं कर पाते, वो इतना ज़्यादा होता है। वो हम कहते हैं कि जो घर का घरेलू खर्च का जो मोर देन 40% खर्चा है जो एकदम से आता है और शौक की तरह आता है और नौबत आ जाती है कि घर को बेचना पड़े, ज़मीन को बेचना पड़े, रिक्शा को बेचना पड़े या लोन लेना पड़े। तो मैं समझूंगा कि उसके ऊपर बहुत हद तक प्रहार होगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो है उस पर असर होगा। उससे भी ज़्यादा जो घर बिकते हैं जिसकी वजह से गरीबी की रेखा के नीचे हमारे परिवार आ जाते हैं, उसके ऊपर अंतर होगा। अभी जैसे अब सच्चाई ये है कि 6-7 करोड़ परिवार जो गरीबी रेखा के ऊपर होते हैं वो हर साल स्वास्थ्य रिलेटेड एक्सपेंसेस की वजह से उसके नीचे गिरते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये एंटी पॉवर्टी मेजर भी है। गरीबी कम होगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, गरीबी भी कम होगी। जी डॉक्टर पॉल, आपके पास फिर लौटेंगे। डॉक्टर भूषण, ये जो बात आ रही है कि ये पहचान करना कि बीमारी की शुरुआत कहाँ से हो सकती है, डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि जो इस तरह की जगह होती है, गरीबी वाली जो एरियाज़ हैं या ऐसे लोग हैं जहाँ स्वच्छता का अभाव रहता है, उसके अलावा अगर अर्बन सेटअप की बात की जाए, क्योंकि हम लोगों का शायद खान पान बिगड़ रहा है या फिर ये कहें कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इन सब के आंकड़े भी खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे आप इसे देखते हैं? ये आपने एकदम सही कहा। एक्चुअली पिछले सप्ताह में एक लैंसेट मैगज़ीन है जो कि जो हमारे
मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जर्नल है। तो उसमें 5 पेपर्स निकले हैं और वो दर्शाते हैं कि हमारे यहाँ जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, चाहे आप फेफड़े के डिजीज़ माने या दिल की रोग माने, मधुमेह का रोग माने जी, और स्ट्रोक है, कैंसर है, इन सब में पिछले 25 साल में 30 साल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप 1990 के आंकड़े देखें और अभी 2016-17 के आंकड़े देखें तो जैसे कि जो फेफड़े की डिजीज़ है उसमें पहले अगर 2.81 करीब 3 करोड़ लोग थे 1990 में, तो इस समय करीब 6 करोड़ के आसपास लोगों को ये लंग की डिजीज़ है जी। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले करीब 1 करोड़ लोगों को थी 1990 में, इस समय करीब 2.38 करोड़ लोग हार्ट डिजीज़ से ग्रसित हैं। इसी तरह स्ट्रोक्स में करीब 2.5 गुने का इजाफा हुआ है। ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ आबादी भी बढ़ी है, लेकिन अगर आबादी को भी आप कंट्रोल करें, आप इंसिडेंस देखें कि हर एक 100,000 पॉपुलेशन में ये डिज़ीज़ कितनी बढ़ी हैं, तब भी डिज़ीज़ काफ़ी बढ़ी हैं। और डिज़ीज़ जो बढ़ी हैं, हम अगर पूरे राज्यों में देखें तो हर एक राज्य में बढ़ी हैं। लेकिन जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में करीब किसी राज्य में 10%, किसी राज्य में 40%, कहीं 50% तक डिज़ीज़ बढ़ी हैं। इसका जो मुख्य कारण आपने बताया वो सही है कि ये जो हमारे यहाँ लाइफस्टाइल है और उसकी वजह से है, थोड़ा बहुत पोल्यूशन और जो हम लोगों को डेली स्ट्रेस हैं उनकी वजह से है जी। तो लेकिन इसमें भी अगर ये डिज़ीज़ पहले पकड़ में आ जाएं और तो उनका इलाज ज़्यादा प्रभावी तरीके से हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम उसको प्रिवेंटिव काम करें और इस तरह से पहले से हम लोगों को पता रहे कि किस तरह से हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे भी ये इंसिडेंस कम हो सकता है जी। डॉक्टर त्रेहन, एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जब पूरे देश में इस योजना से 10 करोड़ परिवारों के लाभार्थी होने की बात है, भारत की आबादी अभी भी 65 से 70% जो है वो गांव में रहती है। वो तमाम लोग अगर हम आज के नज़रिए में देखें, क्या ख़ासकर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो बात है और आपने जो बात कही कि उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर भी कई बीमारियों को पकड़ लिया जाएगा, क्या प्रोफाइल क्या दिखता है इस वक्त? क्या गांव में अभी भी लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं शहरों के मुकाबले, या क्या प्रोफाइल क्या है इस वक्त? देखो, एक तो आप देखोगे कि किस क्लस्टर में लोग रहते हैं। जितना क्राउडेड क्लस्टर होगा उतनी बीमारी फैलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। मेरे को एक सजेशन है गवर्नमेंट को, स्वच्छ भारत और आयुष्मान दोनों जुड़वा भाई हैं। इनमें आज के दिन मेरे को नहीं पता, हो सकता है कि कोई तालमेल नहीं है। इन दोनों को इकट्ठा जोड़ा जाए। 2 डिवीजन है, दोनों इकट्ठा काम करें। हम अपने हर एरिया को, जैसे अब आज वेलनेस सेंटर बना रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट है या ब्लॉक है, उसका एक इकट्ठा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनेगा तो आप देखेंगे। मैं आपको एक बात आंकड़ा बताऊं जी, दुनिया में इतना पैसा नहीं है कि हर एक आदमी को अगर जो हम बीमार होने देंगे तो उसका इलाज हो सकेगा। आज अमेरिका 2.5 ट्रिलियन जो इंडिया का जीडीपी है वो खर्चता है 300 मिलियन लोगों के ऊपर, तब भी इलाज नहीं होता। वो अपनी जीडीपी का 17% के करीब खर्च करते हैं। हाँ, समझिए आप, हम करते हैं 1, 2, 4%, 5% जी। तो इसीलिए हमें चारों तरफ ये तवज्जो देनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस बना बीच में। पीस ये है कि जो लोगों को आज के दिन हेल्थ केयर नहीं अवेलेबल है उनको मिलेगी, और उनका बर्थ राइट है, और हमने उनको 70 साल डिनाई किया है। बिल्कुल कोई देश सिर ऊंचा नहीं कर सकता इस बात के कि मेरे आधे लोग बीमार होते हैं तो उनको कोई राहत नहीं है। अब 2 बातें करनी है हमें, एक तो डिजीज बर्डन कम करना है, दूसरा हमें ये साधन ढूंढने हैं कि कैसे उनको ये सुविधा पहुंचाई जाए। उसमें जैसे इंदु भूषण जी ने भी बोला कि गवर्नमेंट में भी काफी बेड्स हैं और उसको भी एफिशिएंट बनाया जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा वो है, फैसिलिटीज हैं जिसको एक्सेस किया जाए। आज के दिन क्योंकि मैं कई फोरम से जुड़ा हुआ हूँ, CII हेल्थ कमेटी का चेयरमैन हूँ या हेल्थ सेक्टर स्किल सेंटर का मैं चेयरमैन हूँ, तो चर्चा होती है सबके साथ जी।
मुझे ये खुशी है बताने के लिए कि प्राइवेट सेक्टर में मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो कहेगा जी हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। सबको ये जहन में आ गया है कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब प्रॉब्लम जो हम नीति आयोग को, हेल्थ मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंटेशन ये देते हैं कि उसकी जो रियलिस्टिक कॉस्ट है वो निकाल ली जाए। हम नहीं निकालेंगे, आप निकालें या कोई न्यूट्रल बॉडी निकाले, बोले कि जी ये असली कॉस्ट है, इसके ऊपर आपको ये अमल कर सकते हैं। इसमें आपने 10-15% उसका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बनाया और बोला जी इस पे आप सर्विसेज दो। ये प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सारे लोग मिल जाएंगे जी। ये कॉस्ट एक बहुत नहीं मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बोलता हूँ। एक आईसीयू बेड अगर जो चलाना है आपने और उस पर एक नर्स रहेगी जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, 3,000 रुपए पर डे तो नर्स का खर्चा है, 5,000 रुपए पर डे डॉक्टर का खर्चा है, बाकी जो फैसिलिटीज है उसको आप मिलाते रहो तो ये 15-20 हजार तो हॉस्पिटल का खर्चा ही होगा। आईसीयू अगर जो ठीक आईसीयू बेड ठीक चलाना है, अगर जो दवाई ठीक देनी है। हाँ, अगर जो आप 10 लोगों को इकट्ठा 7-7 बेड्स लगा के करेंगे उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाएगी, लाइफ नहीं बचेंगी। मेरा एक विश्वास है कि गरीब आदमी और अमीर आदमी की लाइफ की वैल्यू सेम है जी। जो अमेरिकन है और जो इंडियन है उसकी वैल्यू सेम है। हमें उस प्रिंसिपल पे चलना है। ये नहीं कि भाई गरीब है तो उसको थर्ड रेट ट्रीटमेंट दे दो, उसका कोई फायदा नहीं है जी। आप उसको भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे हम, पर उसकी रियलिस्टिक कॉस्टिंग हो जाएगी तो आप देखेंगे ये सक्सेसफुल जो स्कीम है ये डबल। ये नहीं कह रहे कि जो प्रॉफिट मेकिंग करो, पर इतना है कि कॉस्ट कवर हो जाए। अगर जो वो हो जाएगी तो मेरे को कोई पूरा विश्वास है। खास करके ना छोटे जो हॉस्पिटल्स हैं वो फिर शॉर्टकट कर रहा है, उनके पास साधन भी नहीं है तो वो प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए यही मैं एक अपनी तरफ से प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पेश करना चाहूंगा। ये उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा तो ये और भी रफ्तार से नहीं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात चर्चा में आप ले आए हैं डॉक्टर त्रेयन, और इस पर हम जरूर डॉक्टर इंदु भूषण से चर्चा करेंगे ही और चीज़ें भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये योजना से लाभ किस तरह से उठाया जाएगा और क्या इसके रास्ते में कहीं कोई अड़चन अगर आ सकती है उस पर भी क्या विचार किया गया और उसका समाधान क्या है। ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ये लीजिए चाचा। अरे राजेश भाई, दीपक बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। हाँ और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ पूछ। और सूरज भाई आपको तो निमंत्रण मिल ही चुका है। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। चाचा एक कुर्ता पैजामा सिलाना है। तुम्हारा नाप तो है ही। आपने अभी तक इन्हें अपनी छोटी सी दुकान में ही बिठा के रखा हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक स्कीम है जिसमें आपके हुनर को अच्छे तरीके से तराश कर आपको इस काबिल बनाया जाता है कि आप इस तरक्की की दौड़ का हिस्सा बने और जरूरत के मुताबिक आपको भरपूर आर्थिक मदद भी मिलती है। ये सब मुमकिन हुआ है भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की गरीब नवाज कौशल विकास और सीखो कमाओ जैसी तरक्की की हमसफर योजनाओं से। आप भी हिस्सा बनिए। एम्पावरमेंट विदाउट अपीसमेंट। टोटल हेल्थ में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है और किस तरह से लाभान्वित होंगे सभी लोग इस योजना से। चलते हैं डॉक्टर पॉल के पास। डॉक्टर पॉल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बात हो रही है कि सब तक इसके लाभ पहुंचेंगे, सुविधाएं पहुंचेंगी योजना की, किस तरह का लाभ आप देखते हैं जो आएगा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, स्वास्थ्य की सुविधाओं में और इस पूरे एरिया में? इस योजना के अंतर्गत जो एक बदलाव आएगा,
डेवलपमेंट में, विकास में बदलाव आएगा। हेल्थ सेक्टर की डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर की रिफॉर्म और हेल्थ सेक्टर का जो सशक्तिकरण है वो होगा इसके द्वारा। तो मैं कहता हूँ कि ये डिसरप्टिव है, ये दूरगामी है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड है, एक टर्निंग पॉइंट है हमारे हेल्थ सेक्टर में। अब in the underserved areas there will be expansion of the health sector, particularly tier 2, tier 3 cities, and this will be participation of both the public sector hospitals as well as private sector. Private investment should come. At the same time, jobs will be created. There will be more jobs, in particular for women, which is so heartening. Technology absorption will take place, and one of the important outcomes of PMJAY will be making healthcare of secondary system affordable even from the private sector, because the private sector, when engaged in this scheme, would agree to provide services on the rates that are pre-decided. These are the rates which we believe are rational, and we are in the process of engaging with the public sector, private and public sector both, to appreciate that these are the levels at which healthcare can be given. Of course, with time we will refine the rates etc. as required, but for the time being a great beginning has been made. Right. डॉक्टर पॉल, एक और बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्वालिटी को लेकर, इलाज की गुणवत्ता को लेकर लोगों के मन में भी प्रश्न होंगे, तो उसमें किस तरह का सुधार हो सकता है? When we are now offering services, the hospitals, both public and would agree on certain quality parameters. So we agree that there should be this number, this much of infrastructure, this number of nursing care, and we are also agreeing that we will provide services. The hospitals will provide services according to standard treatment guidelines. So you can see that without having to regulate in terms of legal regulation, there is a very major direction toward better quality, participatory and effective healthcare system which is responsive to the nation's needs. I appeal to the health sector community, health professionals, public and private both, that let's unite together and make sure that we deliver this. This is a moment for the health sector. This is an unusual moment. It's a lifetime of a moment in the history of a nation and of individuals. Let us unite. Let's make it a success. A change of this nature in any sector has not been done often. Change in health sector of this level and this expanse has not happened in the world ever. There will be mistakes. There are some insufficiencies. There are areas that we don't understand fully well. But together we will find solutions in the spirit of making it a success in the service of the nation and the people of India. If we keep that perspective in mind, and we know we are making a big change in ensuring access to healthcare for our people, let's go together, find solutions. Let's make sure that there is honesty, there is integrity, there is a fraud-free environment. We are conscious of quality, we are conscious of transparency in the system, and I also appeal to the state health agencies and the partners who are delivering this on the ground of the government system, that we must ensure that the payments are made on time. Because one of the big things and big concern of the private sector in particular is that if the payments are delayed, they are in a jeopardy to run an honest system, and therefore I appeal that we must ensure such efficiencies that payments are made on time within 2 weeks as we are contemplating, and this gives them assurance and a cushion for them to join and join happily and to deliver to the best of our ability. जी डॉक्टर पॉल, आपके पास फिर लौटेंगे। डॉक्टर इंदुभूषण, यही जो बात है जो डॉक्टर त्रिहन ने कही और कहीं ना कहीं उसको डॉक्टर पॉल ने भी शामिल किया कि मेडिकल सिस्टम में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ मिलकर चलना है, और एक जो बर्डन की बात है कि कहीं अगर प्राइवेट सेक्टर को ये लगता है कि बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया तो कहीं उसमें जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है इलाज की, वो हैम्पर तो नहीं होगी, उस पर कोई प्रभाव तो नहीं आएगा। नहीं, डॉक्टर त्रिहन ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है।
और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर त्रेहन को साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो अपना हॉस्पिटल है उसको इम्पैनल किया है, और हम अपनी योजना में जैसे डॉक्टर त्रेहन का हॉस्पिटल है उस तरह के हॉस्पिटल चाहते हैं जिससे कि गरीब लोग जो अब तक की इनके हॉस्पिटल की दहलीज तक जाने में घबराते थे, आराम से आएंगे और उनको पूरा का पूरा उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अब हम चाहते हैं कि इस तरह के अस्पताल आएँ, और हमको इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब तक कि हम उनको पूरा पैसा नहीं देंगे वो इसमें नहीं आएंगे। तो इसमें 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जो हमने रेट डिसाइड किए हैं वो अब तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हैं, और हमने ये भी देखा है कि जो रेट है नेशनल लेवल पे डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि यहाँ पे जैसे कि नर्स को 3000 रुपये पर डे की तनख्वाह मिलती है, तो मेरा मानना है कि जैसे कि जौनपुर जैसी जगह में 3000 पर डे नहीं मिलता है उनको। तो इस तरह से जो कॉस्ट है वो दिल्ली और जौनपुर में अलग अलग होगी। हमको ये देखना पड़ेगा कि हर एक जगह किस तरह से कॉस्ट को करें। इसका हमारे पास अब एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग करेंगे कि हर एक राज्य में, हर एक राज्य के अंदर, हर एक शहर में किस तरह का कॉस्टिंग हो उस पर हम लोग काम करेंगे। दूसरा जो इस समय कॉस्टिंग है उसकी मेथडोलॉजी और कॉस्टिंग किस तरह से करनी चाहिए उस पर काम हो रहा है, और जैसे ही हमारे पास नए आंकड़े आएंगे, नए एविडेंस आएंगे, हम लोग इस पर विश्लेषण करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे अगर ज़रूरत हुई तो। तीसरी बात ये है कि देखिए जैसे कि बताया कि ये हिस्टोरिक चीज़ है, इसमें पहली बार हम इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो इसमें जब हम 50 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं और 50 करोड़ लोगों का बिजनेस दे रहे हैं, तो क्योंकि वॉल्यूम की वजह से कॉस्ट क्या कम आएंगी कि नहीं आएंगी उस एक क्वेश्चन है, और जो हमने कॉस्ट रखी है वो इस वॉल्यूम के हिसाब से ठीक है कि नहीं, उस पर भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि कुछ जो कॉस्ट हैं ऐसी हैं जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कुछ कॉस्ट हैं इतने बड़े वॉल्यूम की वजह से कम आएंगी। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं कि हम क्या दवाइयों के दाम कम कर सकते हैं, या जो डायग्नोस्टिक्स हैं उसमें हम लोग कुछ थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन ला सकते हैं जिससे कि कॉस्ट कम हो, उस पर भी हम लोग को चर्चा करने की आवश्यकता है, जिससे कि देखें कि जो कॉस्ट है वो एस्केलेट ना हो, क्योंकि अगर कॉस्ट एस्केलेट होती है तो उसके बाद वो योजना की जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जी ये कुछ और सवाल हैं जो मैं चाहूँगा उन पर भी हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले सौरभ हैं कोलकाता से हमारे एक दर्शक टेलीफोन लाइन पर। सौरभ जी बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं बताइए। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम एंड रिस्पेक्टेड डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सौरभ। मैं सौरभ पाठक कोलकाता से बोल रहा हूँ। सर मैं सर्वप्रथम दूरदर्शन के 59 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको जी। वेलकम सर। सर मेरा प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किन गंभीर बीमारियों के इलाज संभव हैं और गरीब व्यक्ति इसका किस तरह से लाभ उठा सकेंगे? कृपया इस प्रश्न पर रोशनी डालें। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत धन्यवाद सौरभ, बहुत ज़रूरी सवाल। डॉक्टर इंदुभूषण बताएं। देखिए हमने जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उन सबको इसमें शामिल करने की एक चेष्टा की है, और 1350 हेल्थ कंडीशंस हैं जिसको कि हमने इसमें लिया है, और 24 स्पेशलिटीज़ हैं उनको लिया है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको हार्ट कंडीशंस हैं या रिलेटेड टू लंग्स या रिप्लेसमेंट ऑफ नीज़, हिप रिप्लेसमेंट एंड बच्चों की बीमारियां हैं, कैंसर्स हैं, तो उन सब का इसमें शामिल हैं। और ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है तो उसमें आपको इसका लाभ मिल सकता है जी। और एक जो बात ही कि कैसे जो वो लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों में हैं उन तक इस सुविधा को पहुंचाया जाएगा, तो डॉक्टर पॉल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब इसके सेटअप की बात आ रही है तो आईटी सेक्टर इन्वॉल्व है और इसको एक टेक्नोलॉजी बेस्ड योजना भी माना जा रहा है, तो बहुत सारे लोग शायद ऐसे भी इसमें होंगे, इसका लाभ लेना चाहेंगे जो शायद इतने टेक्नोलॉजी savvy ना हो या बहुत ज़्यादा साक्षर ना हो, तो कितना आसान उस तरह से इसको आप बनाएंगे कि हर एक व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके और जो सुविधाएं हैं उसका लाभ सरलता से उस तक पहुंच सके।
बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है। देखा जाए तो क्योंकि हम ये नीचे के जो 40% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारा परिवार इसमें कभी शायद सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की जो सुविधाएं हैं इस स्केल पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में उनका हक बन जाएंगी। तो सही बात है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कम पड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं उन्होंने शहरों में आके कभी ऐसे अस्पतालों में नहीं गए होंगे और उस तरह से वेलकम नहीं मिला होगा जैसे कि उनको मिलना चाहिए। तो आप ठीक कह रहे हैं, सिर्फ हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस उनकी आउटरीच के लिए हम नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी तो हमारी बैकबोन है, इसको एफिशिएंटली रन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एफिशिएंसी को अंदर करने के लिए उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है 2 लेवल। एक तो हम उनको सिस्टमेटिकली गाँव में पहुँच के उनको बता रहे हैं अपने ग्राम स्वराज के सिस्टम के द्वारा, हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो हैं ग्राउंड के उनके द्वारा, और जो इसके साथ स्पेशली जुड़ेंगे उन सब के द्वारा, और मीडिया के द्वारा कि आपका हक है, आप इसका हिस्सा बन गए हो, आप आइए, आपका स्वास्थ्य की देखभाल होना अब संभव हो गया है एक नए तरीके से। दूसरी बात है जो कि दूसरा इम्पॉर्टेंट रास्ता है कि हर अस्पताल में जहाँ ये सुविधाएं प्राप्त दी जाएंगी वहाँ पे एक प्रधानमंत्री आयुष्मान मित्र मौजूद होंगे। ये व्यक्ति पुरुष या स्त्री दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, और वो हमारे साथ, हमारे तंत्र के साथ, हमारे सिस्टम के साथ, प्रोवाइडर की साइड और सरकार की साइड के साथ जुड़ते हैं। ये एक ब्रिज हैं वो। आप उनके पास जाएंगे, वो अगर आप बताते हैं कि आपका नाम क्या है तो और कहाँ के रहने वाले हो, तो जो SECC डेटाबेस है जिसके बेस के ऊपर ये सब लाभ दिया जा रहा है उसमें आपका नाम चिन्हित करेंगे। अब एक बार नाम चिन्हित हो गया तो आपसे कहा जाएगा कि आप अपना कोई दिखा दीजिए कि आपका प्रूफ है, या कोई आपके पास एक पत्र आया हुआ है इसके बारे में, वो आप दिखाएंगे तो आपको उसके साथ जोड़ दिया गया। और अगर आप लाभार्थी हैं तो पूरी इज्जत और पूरे हक के साथ आपको जो स्वास्थ्य सेवा उस अस्पताल में मिलनी है वो उपलब्ध कराई जाएगी। और ये आयुष्मान मित्र आपको बताएंगे कि इसमें डॉक्टर की फ़ीस भी गिनी जा रही है। हमने कोई फ्रेगमेंट नहीं किया है, जब आपका हक है वो 5 लाख वाला, डॉक्टर की फ़ीस भी है, कमरे का भी किराया है, दवाइयाँ भी हैं, एक्सरे भी हैं, टेस्ट भी हैं, और घर जाने से पहले 2 हफ्ते की दवाई भी उसी का हिस्सा, और खाना भी है जो उसके अंदर है। तो ये आपके हक भी समझाए जाएंगे। जी, एक और बात डॉक्टर पॉल, वो हम ये समझना चाहेंगे कि एनरोलमेंट करवाना इसके लिए ज़रूरी होगा, और दूसरी बात, अगर किसी को शिकायत होगी, ग्रीवेंसेस की अगर हम बात करें तो ग्रीवेंसेस को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा? ये स्कीम टोटली कैशलेस है, आप एक भी नया पैसा नहीं जमा कराओगे। और एक ये भी ख्याल रहे कि आपको किसी के थ्रू जाने की या किसी दलाल के साथ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई एनरोलमेंट नाम की बात कोई नहीं है। जिस दिन ये स्कीम शुरू होगी उस दिन जो उस सूची में हैं वो अपने आप एनरोल हो गए हैं, उनका हक बन चुका है। कोई ये कहेगी कि आप इतने पैसे डालिए उसके बाद आप इसका हिस्सा बनेंगे, बिल्कुल गलत है, ये फ्रॉड है। उनको पकड़ के आपको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाना चाहिए। तो आपको सिस्टम से जोड़ने के लिए पूरी तैयारी है कि आप टेक्नोलॉजी के डिपेंडेंस कोई ज़रूरी नहीं है। हम बैठे हैं वहाँ पे, हमारे आयुष्मान मित्र बैठे हैं जो जोड़ेंगे, और पूरी इज्जत और पूरी भागीदारी से आपको उसके साथ जोड़ा जाएगा। और उसके बाद भी हम आपको टेलीफोन करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे कि आपकी जो सेवाएं आपको मिली हैं क्या आप उनसे ठीक रहे, आपको किसी ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी, और आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए, और इनमें और कैसे हम सुधार कर सकते हैं अपने सिस्टम में, उसका भी हम सजेशन देंगे। तो ये भी एक हिस्सा है। और ग्रीवेंस सेल भी बनाया गया है कि अगर आपको शिकायत है तो शिकायत जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से उसकी देखभाल करें, उसको देखा जाएगा। उसके लिए सिस्टम बना दिया गया। हम धीरे धीरे आपके सजेशन लेते हुए, आपकी सोच को शेयर करते हुए इस व्यवस्था को सशक्त करेंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करेंगे, और आपकी सेवा में पूरी तरह से इसको अच्छे तरीके से लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर पॉल, फिर आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर इंदु भूषण, ये जो बात है कि सब तक सुविधाएं पहुंचेंगी, आपसे 2 चीज़ें जानना चाहेंगे। पहली चीज़, अगर किसी सामान्य व्यक्ति को इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वो क्या कर सकता है? और दूसरी बात कि इतनी बड़ी योजना है तो छोटी छोटी चैलेंजेस या जटिलताएं कहीं ना कहीं रहती हैं,
क्या उसके लिए प्लानिंग की गई है कि उन्हें किस तरह से टैकल किया जा सकता है? बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोनों। जो पहला प्रश्न है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो हमने एक टोल फ्री नंबर लगाया है। इसका नंबर है 14555। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, 14555। आप कॉल करें। इस कॉल सेंटर पे आपको ये भी पता चल सकता है कि अगर आप पूछें कि आप लाभार्थी हैं कि नहीं हैं, दूसरा किस तरह की सुविधाएं वहाँ मिलनी चाहिए, और जैसे ही हमारे पास सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट आएगी तो उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, आसपास मेरे कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मैं सुविधा ले सकता हूँ, तो ये सुविधा वहाँ मिलेगी। और जैसा आपने कहा कि जो इसमें छोटी छोटी कठिनाइयाँ आएंगी, उसके लिए हम लोगों का बड़ा अच्छा इसमें फीडबैक सिस्टम रहेगा। पहले तो हम, जैसा कि डॉक्टर पॉल ने कहा कि जो हमारे लाभार्थी हैं जब वो निकलेंगे हॉस्पिटल से, हम लोग उनसे फ़ोन करके पूछेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा, और उसमें अगर कुछ वो बताते हैं कि इस तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा हमारा IT सिस्टम है जिसमें कि हम लोग पूरा ट्रैक करेंगे कि किस तरह के लोग कहाँ पे कैसे सुविधाएं ले रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ जगह कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे कि या तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पेमेंट में डिले हो रहा है, या हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लगता है कि अब्यूज़ या फ्रॉड हो रहा है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम लोग रियल टाइम पे मॉनिटर करते रहेंगे, उस पर कार्रवाई करते रहेंगे, और जैसे जैसे हम लोग को फीडबैक मिलेगा उस तरह से हम लोग स्कीम को इम्प्रूव करते रहेंगे। हमारे पास डॉक्टर इंदु भूषण कई लोगों के ईमेल्स आ रहे हैं। संतोष पात्रा हैं उड़ीसा से, उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा है कि क्या उड़ीसा के लोग भी इससे कवर होंगे, यानी जाहिर सी बात ये कि केंद्र और राज्य, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है तो फिर एक बात आती है कि राज्यों में क्या दशा होगी। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि कई लोग और भी यही सवाल पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं, प्रमिला वर्मा हैं और ये हमारे दर्शक हैं, कि लोग इससे जुड़ेंगे कैसे, लाभ कैसे लेंगे, कौन सी कैटेगरी है वो कौन से व्यक्ति हैं। और बार बार जो बात आ रही है सामने वो है 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग। एक बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, इतने लोगों को जब आप स्वास्थ्य बीमे से जोड़ रहे हैं, जब आप इंश्योरेंस है ये, है ना, तो कितना आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब लोग, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो लोग वैसे ही जा रहे हैं, वहाँ तो बीमे की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब ये आप प्राइवेट हेल्थ सेक्टर से ही सबको जोड़ना चाहते हैं। तो मैं एक एस्टिमेट आपसे ये लेना चाहता हूँ कि लगभग कितने आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोग प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचेंगे सालाना तौर पे। दूसरी चीज कि क्या हमारे प्राइवेट अस्पताल ये बोझ सहने के लिए तैयार हैं? अच्छा, ये आपने कई सारे प्रश्न इसमें जोड़ दिए, तो देखिए मैं अगर मुझको एक एक करके उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। पहला तो उड़ीसा का, उड़ीसा ने अब तक हमारे साथ MOU साइन नहीं किया है, तो इस समय हमारे 36 राज्य और यूटीज़ हैं, उसमें 30 ने हमारे साथ MOU साइन किया हुआ है और 3 और करने वाले हैं इस हफ्ते में, तो 33 हो जाएंगे। तो इस समय उड़ीसा ने अभी तक MOU साइन नहीं किया, तो इस समय उड़ीसा जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा नहीं है, तो इसमें उनको सुविधा नहीं मिलेगी इस समय। तब तक नहीं होगा जब तक इस MOU साइन नहीं होता है, लेकिन उनकी अपनी योजना है वहाँ पे राज्य में, तो उसके माध्यम से उनको सुविधा मिलेगी। जो दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा, जो कई क्वेश्चन का मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, देखिए कितने लोग आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए मैंने पहले बताया कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसमें करीब 2% हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, तो मान लीजिए 50 करोड़ लोग हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 1 करोड़ लोग इस समय हॉस्पिटल में आते हैं। अब हमने बताया, मैंने उस समय यही बताया था कि जो टॉप 20% है वहाँ पे 6% है, तो मैं ये उम्मीद तो नहीं करता कि एक साल के अंतर्गत ये 2% से 6% हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा और मैं ऐसा उम्मीद ज़रूर करूँगा कि 1% शायद बढ़ जाए अगले 1 साल में। तो अगर 1% भी बढ़ता है तो इसका मतलब हुआ कि 50 लाख लोग और आएंगे जी। और 50 लाख लोग काफ़ी होते हैं, मतलब कि 50 लाख लोगों को आप हॉस्पिटलाइजेशन में की सुविधा दें, उसके लिए हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से करीब 80,000 बेड्स एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। और आपने ये सही कहा कि ये दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों से आएंगे, और ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर से आएंगे, क्योंकि अब तक ये जो तबका है ये प्राइवेट सेक्टर
की सेवाओं से ऑलमोस्ट मरहूम रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए कम जाते हैं वहाँ पे लोग। तो हम इसीलिए मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज़रूरी है, और शॉर्ट रन में तो जो उनके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है या कोई अगर एफिशिएंसी के कारण वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं तो उससे इन लोगों को इलाज मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझको उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि प्राइवेट सेक्टर जो टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटीज़, रूरल एरियाज़ में एक्सपैंड करेंगे। जैसे डॉक्टर त्रेहन है, इन्होंने गुड़गांव में बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। मुझको ऐसी उम्मीद है कि अगले 5 साल के अंतर्गत इनके छोटे छोटे कस्बों में भी अस्पताल होंगे या इनके साथ कनेक्शन होगा जिससे कि वो उनको सपोर्ट कर सकें। यही सवाल डॉक्टर त्रेहन, यही बात कि क्या आप कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं? क्योंकि एक छोटी सी बात अगर हम करें, इस मौसम में जब डेंगू वगैरह फैलता है तो प्राइवेट अस्पतालों में भी लोगों को बेड्स नहीं मिलते हैं। नहीं, हमने तो, मेरा पर्सनल लक्ष्य तो यही रहा है कि जो बीमारू स्टेट्स कहते थे उनके अंदर पहले प्रोवाइड करी जाए हेल्थ केयर मेदांता की क्वालिटी। ठीक। तो हमने लखनऊ में खत्म होने वाला है, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी इंदौर में हमारा हॉस्पिटल है, और झारखंड में रांची में हमारा ऑलरेडी हॉस्पिटल है, वो भी रूरल एरिया है, सेमी रूरल एरिया है, और पटना में भी बन रहा है, और वो भी ये एक साल बाद सारे ऑनलाइन आ रहे हैं। इनके माध्यम से हम वो सैटेलाइट्स बना रहे हैं। जैसे अब लखनऊ में बन जाएगा तो जैसे गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, ये छोटे छोटे जगह जो है वहाँ पे भी। पर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमने जैसे गंगा नगर में अलायंस करी, अभी करनाल में भी करी, तो हमने कई ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला के वो क्वालिटी जो इंस्टेंट ट्रीटमेंट की जो और डायग्नोसिस की फैसिलिटीज हैं वो रिमोट आईटी के माध्यम से करी है कि टेलीमेडिसिन से। इसी सबसे बड़ी बात जो ये 50 करोड़ लोगों के आने के अंदर ये है कि डॉक्टरों की कमी है, एक्सपर्ट्स की कमी है। हमें आईटी को लेवरेज करना है इसको, कि एक डॉक्टर यही नहीं कि जो मेरे पास पहुंचेगा उसी को ट्रीट कर सकता हूं, मैं कहीं भी मेरी कनेक्टिविटी होगी वीडियो के माध्यम से, आईटी के माध्यम से, ये हम अपनी एक्सपर्टीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर कम से कम 2 गुना या 3 गुना पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है रिमोटली। और आज के दिन में हमने ये कैलकुलेट किया है कि 50% लोगों को आपको फिजिकली एग्जामिन नहीं करना पड़ेगा। आज टूल्स अवेलेबल हैं, और जैसे ही ये रोल आउट होता है, जैसे वो चर्चा हो रही है 5G वगैरह की, जैसे ही रोल आउट होता है उससे आयुष्मान की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो इसके सॉल्यूशंस हैं, हमें पहले ही नहीं डरना कि जी पैसा कहाँ से आएगा। ये तो सबसे पहला तो लोग ये बोलते पैसा कहाँ से आएगा। इसमें सिर्फ एक चीज है, इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। आपने जिस दिन इंटेंट कर लिया कि हिंदुस्तान को हमने एक प्राउड नेशन बनाना है, हम सब मिलके रियलिस्टिकली कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर पॉल ने बोला, इंदु भूषण जी ने बोला कि भाई साहब ये सब वर्क इन प्रोग्रेस है। राइट। इतना बड़ा जो जिम्मेवारी ली है, इसके लिए गट्स चाहिए। वो गट्स तो दिखा दी, अब उसको रोल आउट करना है। और अगर जो हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे कि एक दूसरे के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो जेन्युइन है, मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में ये चर्चा जो आज हो रही है ये रिडंडेंट हो जाएगी। तो न सिर्फ सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात है, बल्कि ये कोशिश भी की जा रही है कि हर एक व्यक्ति स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंच सके, और क्वालिटी हेल्थ केयर की बात हो रही है। कुछ और बातें जानेंगे इस योजना के बारे में विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल लो। अरे दूसरे की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना। टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ
और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढे का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला। खाने का बढ़ता स्वाद घी और मक्खन के साथ, रखने रोगों से दूर वे छाछ दही मशहूर, सारे को चंगा रखने के हैं हर लक्षण मौजूद। पियो 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 दूध, पियो 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 दूध, हेल्दी जियो जियो पियो पियो दूध। पियो 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 दूध, पियो 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 दूध, हेल्दी जियो जियो पियो पियो दूध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमने इस योजना के बारे में जानी हैं, कुछ और भी जानेंगे और संदेश भी लेंगे, लेकिन उससे पहले अब समय है पहेली का। एपिसोड 736 में हमने आपसे सवाल किया था कि वृद्धावस्था में मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इनमें से क्या उपयोगी नहीं है। आपके पास थे 5 ऑप्शन। सही जवाब ऑप्शन ए, कम सक्रियता और अकेले रहना उपयोगी नहीं है वृद्धावस्था में मानसिक स्वास्थ्य के लिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानने से पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आज का सवाल है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इनमें से क्या स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल की गई हैं? ऑप्शन ए, गरीब व कमजोर परिवारों के लिए सालाना 5 लाख का बीमा कवर। ऑप्शन बी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने की योजना। ऑप्शन सी, सभी सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों में इलाज की मुफ्त सुविधा। ऑप्शन डी, कई बीमारियों की जल्द पहचान के लिए जांच की निशुल्क सुविधा। या फिर ऑप्शन ई, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 736 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर इंदु भूषण जी से, जिनके सामने सारी करेक्ट एंट्रीज मौजूद हैं। डॉक्टर भूषण, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर का नाम आप प्लीज अनाउंस करें। विनर हैं अनिल कुमार सिंह, लखनऊ। मोबाइल नंबर है 8299577765। इनको बहुत बधाई। और अब समय को देखते हुए हम चाहेंगे कि डॉक्टर पॉल से हम एक संदेश के तौर पर ये समझना चाहें कि इस योजना के बारे में और इसके जो लाभ होंगे उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर पॉल। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हमारे देश के विकास में और हमारे देश की जो स्वास्थ्य प्रक्रिया है और सिस्टम है, उसमें एक अनप्रेसिडेंटेड बदलाव है। ऐसा बदलाव ये होगा जैसा कि हमने कभी देखा नहीं है, और इसलिए इसको इस यज्ञ में हम सबको जुड़ के सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत हो, तब भी इसको एक सक्सेस बनाना है। ये हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आइए इसको हम एक सफलता बनाएं, इसमें जुड़ें और इसमें जो लाभार्थी हैं उनको इस योजना के साथ जोड़ने में पूरी मदद करें। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर पॉल आपका हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। डॉक्टर त्रेहान, इस योजना से जुड़ी तमाम बातें, जटिलताएं, वो सब हमने जानी। संदेश के तौर पर क्या कहना चाहेंगे, कितना सकारात्मक कदम मानते हैं और आगे का भविष्य जो है किस तरह से बदलेगा इस योजना से? देखो, अगर जो एक देश स्वस्थ नहीं है तो सबसे पहले तो जो बीमार है, जिसको सुविधा नहीं मिल रही, एक तो वो सफ़र करेगा, उसकी फैमिली सफ़र करेगी, उसकी कम्युनिटी सफ़र करेगी और देश सफ़र करेगा। आप ये देखेंगे कि जो मैन आवर्स लॉस्ट कैलकुलेट किया था, अगर जो हम उसको रुपयों में कैलकुलेट करें तो कोई 2 से 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देश का है बीमारी से। जो मैन डेज लॉस्ट की बात कर रहे हैं, जो अपने काम पे नहीं जा सके क्योंकि उनको बीमारी हुई और उसका इलाज ठीक नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने बोला कि ये शुरुआत हिचकिचाहट होती है शुरुआत करने में पहले कि क्या होगा ये। अब हम उस जर्नी पे पहुंचे हैं कि इसके कई पहलू
के ऊपर काफी चर्चा हो चुकी, उसके ऊपर डिसीजंस भी हो चुकी, और ऐसा लगता है कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये सक्सेस ना हो। मेरा तो, मैंने जैसे पर्सनल व्यू बोला है कि हम सबको इसको सक्सेस करने की पूरी कोशिश करें, और जरूर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये हर एक सिटीजन का राइट है। अब इसको जैसे हम आगे चलेंगे, कई बाधाएं आएंगी, कई उसमें एक्सपीरियंस होगा। जब हम इस ओपन माइंड से चल रहे हैं कि भाई जो होगा उसका सोल्यूशन निकालते जाएंगे इकट्ठे मिलके, मुझे ये सबसे बड़ी जो आज चर्चा हुई है उसमें ये बड़ा स्पष्ट हो गया कि साथ साथ मिलके हम इसको 100% सक्सेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि रुकावटें तो चलने पर आती हैं, लेकिन उनके लिए मन जो है बिल्कुल खुला हुआ है। डॉक्टर इंदुभूषण, चलते चलते आपसे अब हम यही समझना चाहेंगे, किसी गरीब को जिसके पास साधन ना हो, जब उसे जरूरत पड़ेगी उसके लिए एक विकल्प मौजूद है, उसे अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितना बड़ा परिवर्तन होगा उसकी सोच में, और कितना बड़ा भरोसा है उन लोगों के लिए जो अब तक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। देखिए, ये डॉक्टर त्रेहन ने, डॉक्टर पॉल ने, दोनों ने कहा बहुत दूरगामी योजना है, और भविष्य में जब हम भारत के हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो हमेशा बिफोर आयुष्मान भारत और आफ्टर आयुष्मान भारत बात करेंगे। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है हमारी जर्नी में, और इसके बाद पूरे हेल्थ सेक्टर का स्वरूप चेंज होगा अगर हम इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था ये लैंसेट पत्रिका के बारे में, ये जर्नल के बारे में। उनके एडिटर इन चीफ हैं, काफ़ी नामी आदमी हैं, उनका नाम है रिचर्ड हॉटन। तो रिचर्ड हॉटन ने उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी 70 साल में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने की बात कही है, और ये जो योजना है वो काफ़ी सोच समझ के रखी गई है, और इसमें काफ़ी बड़ा इसमें इफेक्ट होगा, स्पेशली लोगों को जो कि गरीब लोग हैं। लेकिन मैं ये भी और बताना चाहता हूँ कि इसमें इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें होंगी। आज सुबह 5:30 बजे मेरे पास मैसेज आया छत्तीसगढ़ से कि उनके कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कि कनेक्टिविटी नहीं है, हम लोगों को हेल्प करनी है। उसके बाद 7 बजे नागालैंड से मेरा मैसेज आया कि वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इनको सॉल्व करनी है। आज संडे का दिन है, मेरी पूरी की पूरी टीम लगी हुई है इनको सॉल्व करने के लिए, और इनको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करके बताएगी। इस तरह के काम पूरे 3600 राज्यों से आएंगे, जबकि हम इस समय करीब 15,000 हॉस्पिटल से इसकी बात करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन आपके साथ मिलके, सबके साथ मिलके हम लोग इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं एक बात इसमें ऐड करूं कि जब हम लोग ये मॉड्यूल को बना लेंगे सक्सेसफुली, ये हमारे लिए ही लागू नहीं है। हमारे आसपास जो देश है 400 करोड़ नागरिक हैं जिनको इसी चीज की जरूरत है, और इंडिया की सॉफ्ट पावर को हम यूज कर सकते हैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए जिसके लिए आज उनको भी नहीं पता कि कैसे इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए। तो मेरा ख्याल ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने लोगों को सर्व करने के लिए, और 400 करोड़ लोगों को जो हमारी स्थिति में है उनको भी हेल्प करने के लिए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों विशेषज्ञों का, और साथ ही डॉक्टर पॉल का जो शामिल हुए हमारे साथ इस डिस्कशन में। तो अगर ठान लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं रह जाता, उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए हम चलें साथ में, आप चलें साथ में, और सभी मिलकर चलें उस ओर जहां तक हमें पहुंचना है, और बनाएं अपने देश को स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत। और कौन सा सफर है जिसमें मुश्किलें नहीं होती? सबसे बड़ी चीज यही है कि उन मुश्किलों से लड़ने के लिए मादा भी है, और वो मन भी खुला हुआ है कि अगर मुश्किलें आएंगी तो उनका हल, उनका समाधान भी ढूंढा जाएगा। एक सकारात्मक बात से हम अपनी बात यहीं विराम देना चाहेंगे, यहीं रोकना चाहेंगे, और वो शेर है जिया फतेहाबादी का। वो ये कहते हैं, उजालों को ढूंढो, शहर को पुकारो, अंधेरों में रोने से क्या फायदा है। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। एक नए विषय के साथ अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।